दे दीजिएगा। मैं डॉक्टर ब्रजेश कटियार हूँ, कानपुर विश्वविद्यालय में CSJM यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट। ठीक है, आवाज पहुंच रही सभी तक मेरी? जी सर। यस सर। यस सर। आवाज पहुंच रही है? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे। तो अब ये आवाज मेरी पहुंच रही है या नहीं? बिल्कुल सर, ठीक आप है, शुरू करिए क्लास सर। मैं ब्रजेश कटियार हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट CSJM यूनिवर्सिटी कानपुर का। और जो आपका PhD का सिलेबस है उसमें रिव्यूइंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट है, तो आज हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे। तो आप लोगों ने हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट तो पढ़ी होगी पहले भी, ग्रेजुएशन में भी, और कुछ पार्ट PG में पढ़ा होगा। ठीक है, यस सर। तो बहुत इजी टॉपिक है ये, कोई ऐसा नया टॉपिक नहीं, आप लोग पढ़ पाए उसी को हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करें। तो लोगों को अच्छी तरीके से मालूम होगा कि कला की शुरुआत कहाँ से हुई है। कोई जवाब देगा? प्रागैतिहासिक। तो अगर हम कला के इतिहास की बात करते हैं कि प्रागैतिहासिक काल से और आज तक, वो भी खासतौर पर हम लोग की बात कर रहे थे। ठीक है, तो उसमें जो भी टाइम टू टाइम बदलाव आते हैं, जो नए नए कला के विकसित हुए हैं, उन सबको समग्र रूप में तो हम लोग ऑफ इंडियन आर्ट कहते हैं। ठीक है, तो अगर शुरुआत से करें, इसको अगर हमें चरणबद्ध से मोटे तौर पर डिवाइड करना चाहें तो कोई बोलना चाहेगा कितने भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं क्रोनोलॉजिकल ढंग से? आवाज पहुंच रही है? यस सर आ रही है, लेकिन आवाज थोड़ी सी रुक रुक के आ रही है आपकी। अच्छा, तो एक्चुअली यहाँ पे कैंपस पे थोड़ा नेटवर्क का इशू रहता है, कोई बात नहीं। अब आ रही है? खुशबू आप अपना माइक बंद कर दीजिए, आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। खुशबू। जी जी। नहीं सर, ये खुशबू का माइक चालू था तो बहुत आवाज आ रही है, अब सही आ रहा है सर। अच्छा, जिसको पूछना हो एक एक लोग ऑन कर लीजिएगा। तो हम लोग इसके अगर अलग अलग पीरियड में डिवाइड करें हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट को, तो शुरुआत तो प्रागैतिहासिक काल से होती है। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल हो गया, उसके बाद और नेक्स्ट फेज कौन सा आता है अपना? इंडस वैली। सत्याग्रैतिहासिक। इंडस वैली। यस सर। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद वैदिक पीरियड आता है, उसमें जो आर्ट फॉर्म डेवलप हुआ। उसके बाद में कौन सा आता है? कोई जवाब देगा? बौद्ध कला। बौद्ध कला के पहले बुद्धिस्ट आर्ट कहते हैं। एक नाम आप लोगों ने सुना होगा, सबसे पहले जो भारत में अभी तक जो भी कला से रिलेटेड हम लोगों के पास जानकारी मिली है, जिसके साक्ष्य हैं, तो सबसे पहले म्यूरल बनना कहाँ पे शुरू हुआ? जिनको कहते हैं जोगीमारा गुफा, मौर्य काल में। जोगी बारह। तो वो जो जोगी बारह गुफाओं के चित्र बने हैं, वो जो अजंता में बने, जो एक प्रॉपर वे में अजंता से बनने शुरू हुए थे सिस्टमेटिकली ढंग से, उससे पहले जोगी मारा की गुफा में चित्रों की बनाने की परंपरा की शुरुआत हो गई। तो उनको हम प्री बौद्ध पीरियड की कला कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर कौन सा आता है पीरियड? वैदिक काल के बाद में फिर कौन सा आता है? कोई जवाब दे फिर रहा है? शुंग आता है। जी, शुंग काल। सर मौर्य। मौर्य के बाद शुंग। अच्छा ठीक है। तो मौर्य काल में कौन कौन से आर्ट फॉर्म डेवलप हुए?
क्या पूछ रहे हैं सर, एक बार रिपीट कर दीजिएगा। अच्छा, ये जोगी बाबा की जो गुफाएं थी, अभी आपने बताया, उसके बाद में भारतीय कला में क्या डेवलपमेंट हुआ? बौद्ध कला, जैन कला, ये तो पढ़ा होगा ना आपने, यस सर। ठीक है ना? तो ये वैदिक पीरियड के बाद में दो आर्ट फॉर्म डेवलप हुए, जो एक तरीके से कह सकते हैं धर्म पे आधारित थे। एक जैन धर्म के साथ आर्ट फॉर्म डेवलप हुआ, जिसको हम जैन चित्र शैली कहते हैं। बौद्ध कला के साथ बौद्ध धर्म के साथ जो विकसित हुआ, उसको क्या कहते हैं? बौद्ध कला। पाल शैली। ठीक है। यस सर। हाँ। और यहाँ पे कला के दो रूप विकसित हुए, एक तो भित्ति चित्रों के रूप में, ठीक है, और जैन कला के साथ में क्या, किस तरीके का आर्ट फॉर्म डेवलप हुआ था? लघु चित्रकला, लघु चित्रकला। ये अपभ्रंश चित्र। हाँ, तो एक दोनों अलग अलग तरीके के आर्ट फॉर्म थे। तो ये लघु चित्र में और भित्ति चित्र में क्या डिफरेंस हो सकता है? भित्ति चित्र जो दीवार पे बनाए जाते हैं बड़े बड़े, मतलब बड़े आकार में, और लघु चित्र जो होता है वो उसी शैली को वहाँ पे छोटे रूप में ताड़पत्रों पे या फिर कागज पे इसको जब चित्रण किया गया था तो वो आते हैं। फिर इसके अगर तो बौद्ध कला के साथ में जो बड़े स्तर पे चित्रों का की कला का डेवलपमेंट वो भित्ति चित्रों के रूप में, लेकिन थोड़े बहुत उसमें लघु चित्र भी बनाए गए हैं। कोई जवाब देगा बौद्ध धर्म से संबंधित लघु पाल चित्र? शैली में सर। पाल शैली। ठीक है। तो इसके बाद फिर कौन सी आर्ट फॉर्म डेवलप हुई जैन और बौद्ध कला के बाद में? किस तरीके के कला फिर में बदलाव मालवा आया? की कला, मांडू मांडू शैली। मांडू शैली। मांडू शैली से आपका क्या मतलब है? सर जो मालवा मध्य प्रदेश में जो कला बन रही थी, हाँ हाँ। अम, मध्य 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 मध्यकाल की कला। हाँ, मध्यकाल की कला ऐसे कहिए। यस सर। तो मध्यकाल की कला सिर्फ मांडू से संबंधित है या इसमें और कुछ डेवलपमेंट हुआ था? सर फिर ये जो पाल शैली और जैन शैली थी, फिर यही आगे बढ़ के दो अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाती है। जो जैन और शैली है वो राजस्थानी का एक रूप ले लेती है, धीरे धीरे मेवाड़ की तरफ बढ़ती है जो। ठीक है। और जो पाल शैली है वो शैली फिर ईरान की तरफ भी उसका मतलब होता है, ईरान में भी जो है चीनी थंका कला से होते हुए मतलब ईरान में भी पहुंच जाती है। वो चीन में और ईरान में दोनों जगह पे बुद्ध कला पहुंचती है। बौद्ध कला ईरान में पहुंची है? नहीं सर, मतलब बौद्ध रेखाएं जो है, बौद्ध कला तो वहां नहीं पहुंची थी, लेकिन बौद्ध रेखाओं की तरह से वहां पे भी, वहां पे तो मानवाकृतियां नहीं बनती थी वैसे ईरान में, लेकिन रेखाओं पे प्रभाव है, चीनी प्रभाव जो है वो ईरान की कला पे कहा जाता है, ऐसा सुन। अच्छा, ये बताइए, जो अपनी लघु चित्रों की जो आर्ट ट्रेडिशन शुरू हुआ, वो जैन शैली से माना जाता है। तो जैन शैली को किन अलग अलग नामों से जानते हैं? अपभ्रंश शैली भी कहते हैं सर, अपभ्रंश पश्चिमी शैली भी कहते हैं। पश्चिमी शैली भी कहते हैं, गुजरात शैली भी कहते हैं। गुजरात शैली, यस सर, गुर्जर शैली, यस ये अलग अलग नाम क्यों दिए गए? सर। क्षेत्र की वजह से भी नाम दिया गया है, क्योंकि पश्चिम भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में था, इस वजह से पश्चिमी शैली नाम है। और जैन शैली तो इसलिए है क्योंकि विषय जो है, विषय वस्तु वो जैन से संबंधित था। और अपभ्रंश इसलिए कहा गया है क्योंकि जो एलोरा चित्तनवासल की गुफाओं में जो चित्र बने थे, ये उसका अपभ्रंश फॉर्म है, मतलब बिगड़ा हुआ रूप है एक तरीके से, क्योंकि जल्दी जल्दी में पोथी चित्रों का निर्माण हुआ था उसको बचाने के मकसद से। तो उसमें थोड़ा उसका रूप बिगड़ गया था, इसलिए उसको अपभ्रंश नाम भी दिया गया। हम्म। अच्छा, और मध्यकाल में कौन सी शैलियां विकसित हुई? अगर हम ये पूछे भारत में लघु चित्र शैलियों के 5 एग्जाम्पल दीजिए आप, तो किन किन शैलियों के नाम देना? तो ज्यादा सर
पाल शैली हो गई, जैन शैली हो गई, और राजस्थानी भी लघु चित्रकला में ही आती है। ठीक है। और सर और पहाड़ी और पा- मुगल। पहाड़ी और मुगल भी शायद हो सकती है। अच्छा, हो उसके सकती अलावा थंका चित्रकला है, हो नहीं सर, कंफर्म नहीं है। सर सकती दक्कन। दक्कन। अच्छा, दक्कन, ठीक है। दक्कन चित्रशैली के विकास कहाँ हुआ, क्यों हुआ, उस पर क्या इम्पैक्ट था, किस चित्रशैली का? दक्कन चित्रशैली या दक्षिणी चित्रशैली भी उसको कहते हैं, ये कहाँ पे विकसित हुई थी? सर उसके 5 सेंटर्स थे, बीजापुर, अहमदनगर, बीजापुर, बीदर, बरार, हैदराबाद, गोलकुंडा। और सर ये मुगल से ही मुगल शैली का ही डेवलप्ड फॉर्म था दक्कन। और ये लघु चित्रकला का ही एक रूप माना जाता है। और दक्षिण भारत के इलाके में ये चित्रकला शैली पनपी थी। वो 5 स्टेट थी, रियासतें थी, बीजापुर, गोलकुंडा, बरहानपुर। तो उन 5 स्टेट में ये प्रोमिनेंट सेंटर 3 थे। ठीक है, कौन कौन से थे? बीजापुर, गोलकुंडा और बीजापुर, हाँ बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, अहमदनगर। बरहान। अच्छा, मध्यकाल के बाद में ये जो लक्षित है, इसमें व्यापक रूप से लक्षित शैलियों का विकास, ठीक है ना? इसके बाद में भारतीय कला के विकास में क्या बदलाव, या कला के रूप में क्या बदलाव है, कोई बोलना चाहेगा? सर लघु चित्रों के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है। उसके बाद से फिर भारत में जो जो धार्मिक पौराणिक विषयों पर चित्र बाजारू बनते कला हो जाती है शुरू, धार्मिक विषय से तो थोड़ा सा हटकर। जन सामान्य के पर आधारित चित्र बनने लग जाते हैं सर। वो थोड़ा सा जो डेली लाइफ के जो दैनिक जीवन के चित्र होते हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ब्रिटिश कला का इम्पैक्ट होने लग जाता है, क्योंकि वहाँ से आर्टिस्ट आए होते हैं तो उनका उनका दृश्य कला और जन सामान्य की कला ये विषयों पर चित्र बनने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, एक जवाब दीजिए। आपने कहा मुगल के बाद में ब्रिटिशर्स यहाँ पे आ गए, तो कला के रूप में बदलाव आया, यही कहना चाह रहे ना? ठीक है ना? ठीक है ना? तो क्या जब ब्रिटिशर्स आए तो क्या लक्षित शैली बिल्कुल समाप्त हो गई, या कुछ था, कोई सर बदलाव? नहीं चलती सर, थी था वो था सर, राज पटचित्र थे, दरबार में। बंगाल के पटचित्र और कंपनी शैली में भी पटचित्र वगैरह बनते थे, तो उसमें भी था थोड़ा। बंगाल और उड़ीसा के पट, ठीक है ना? यस सर, बंगाल, हाँ। कंपनी शैली भी नाम सुना होगा आप लोगों ने। यस सर, हाँ। पटना शैली, कंपनी शैली। कंपनी शैली में लघु चित्र बने हैं या नहीं बने? सर कंपनी शैली में लघु चित्र बनते थे उस टाइम पे, जो कोर्ट पेंटर्स होते थे ना उस टाइम पे, जो राजा और उनके ब्रिटिशर्स अपने शौक से राज दरबार में जा करके वहां पर पे लघु चित्र वहां पर बनते थे सर। अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि प्रागैतिहासिक काल में एक प्रोमिनेंट सब्जेक्ट मैटर रहा है चित्रों का, शिकार के दृष्टि या हंटिंग थी, ठीक है? और लघु चित्रों में अगर हम देखें तो एक नाम आता है मुगल शैली का, इसमें भी बहुत सारे शिकार के दृश्यों का चित्रांकन किया गया है, ठीक है? कंपनी शैली में बहुत सारे शिकार के चित्रों का अंकन हुआ है। इन तीनों चित्र शैलियों के शिकार के दृश्यों के जो उनके बनाने का ढंग था, उसमें कुछ फर्क आपको महसूस हुआ या नहीं? हाँ सर, बहुत अंतर हुआ है सर। प्रागैतिहासिक काल में जो शिकार होते थे तो वो मतलब अपनी भूख मिटाने के लिए करते थे, वो उनकी बहुत बड़ी जरूरत थी। ठीक है। और उसके लिए जो हथियार भी बनाए जाते थे वो भी बिल्कुल उनका जो बिल्कुल प्रारंभिक स्वरूप था उसमें बनाए गए हैं। फिर उसके बाद जो मुगल में हम आते हैं या राजस्थानी शैली में आते हैं तो वहां पे ये एक शौक की तरह से हो जाता है कि शिकार उनका शौक था। ठीक है, तो शिकार का चित्रण भी उसी मतलब वो एक तरीके से अपना वैभव और अपना शौर्य दिखाने के लिए उसका प्रयोग करते थे।
और ऐसा ही कुछ कंपनी में भी हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो हथियार है वो और भी आधुनिक थे, जैसे हंटिंग में बंदूक का भी प्रयोग करते थे। ये आप एक तरीके से उनके शिकार के दृश्यों को बनाने का उद्देश्य आप बताना चाह रहे हैं, ऐसे ही ना? अच्छा। लेकिन मैं ये कंपोजिशन स्टाइल में क्या बदलाव आया, बनाने के ढंग में क्या बदलाव आया, मैं उसको जानना चाह रहा हूँ और आप लोगों से जानना चाहता हूँ। मैं भी कुछ प्रकाश डालूंगा उस पर। कुछ डिफरेंस आपको लगा तीनों शैलियों के शिकार के दृश्यों में? कुछ सर उनके प्रागैतिहासिक काल में जो शिकार के दृश्य बनते थे सर, वो फिगरेटिव थोड़ा नहीं होते थे, वो प्रतीकात्मक रूप में होते थे, सिंबॉलिक फॉर्म में होते थे। उसके बाद फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट होता चला गया, तो एक चश्मा में शुरुआत में एक चश्मा में पाल राजस्थानी शैली और वैसे, और फिर 1.5 चश्मा में फिर वो सारे ह्यूमन फिगर बनने लगे। तो ऐसे ऐसे थोड़े डेवलपमेंट होके कंपनी शैली में थोड़ा सा और उसका डेवलप्ड फॉर्म आता है। जब ब्रिटिशर्स आते तो उनका इम्पैक्ट पड़ता है, तो फिर वो थोड़ा और उसमें इम्प्रोविजन होता है, तो वो शैली में सर थोड़ा डिफरेंस होता जाएगा। अगर हमारे सामने 3 चित्र रख दिए किसी और उन्होंने कहा कि इनमें आप पहचानिए कौन सा मुगल शैली का शिकार का दृश्य है, कौन सा कंपनी शैली का है, तो उसमें कैसे आप पहचानेंगे? क्या पहनावे के हिसाब से भी पहचान सकते हैं? ये सर पहनावे से पहचान सकते हैं। पहनावे से भी पहचाना जा सकता है, जी सर। किस तरीके बनाने का तरीका जो है उससे भी पहचाना जा सकता है सर, से? कि कलर उसके शिला कंपोजिशन चित्र सर हुआ बाद करते थे बाद में जो प्रागैतिहासिक काल में। कंपनी शैली में जो सर उसमें जो पेंटिंग्स बन रही थी, उसमें सर वो छाया प्रकाश का थोड़ा सा यथार्थ रूप में चित्रण किया जाने लगा था। ह्यूमन ह्यूमन फिगर्स थोड़े और डेवलप्ड फॉर्म में बनने लग गए थे कंपनी शैली में। अच्छा, एक एग्जाम्पल हम देते हैं कि एक कैसे पहचाना जा सकता है, कैसे पहचानना चाहिए। ठीक है, तो एक तो हमने आपको हिंट दिया था कि उनके बनाने के ढंग में, या शिकार अगर हम करने गए हैं तो हमको कुछ औजार भी चाहिए। ठीक है ना? अगर हम जानवर का शिकार करने गए तो हमें कुछ इक्विपमेंट चाहिए शिकार के लिए, चाहिए कि नहीं? जी सर। ठीक है। फिर सामाजिक बदलाव के हिसाब से हमारा रहन सहन भी बदलता है, पहनावा भी बदलता है। तो एक तो मोटे तौर पे 2 चीजें तो हम उनमें से भूल ही सकते हैं कि उन्होंने शिकार किया किससे। ठीक है। दूसरा, उनका पहनावा कैसा था। तो अब इस आधार पर, 2 विधियों का आधार पर अगर हम तीनों को कंपेयर करें तो प्रागैतिहासिक काल में शिकार शुरुआत में तो अनगढ़ पत्थर के औजारों से करते थे। ठीक है ना? धीरे धीरे उनके पास तीर कमान वगैरह आ गए, भाले आ गए, ये उनके औजार थे शिकार के। ठीक है। अगर ऐसी किसी चीज कोई चित्र मिलेगी तो हम एक मोटे तौर पर पहचान लेंगे ये प्रागैतिहासिक काल का शिकार का दृश्य है। ठीक है। मुगल पीरियड में आते आते कुछ बदलाव हो गया, जैसे प्रागैतिहासिक काल के जो आपने कहा प्रतीकात्मक, तो उसमें मानव आकृतियों का अंकन किया गया, तो उसमें उनका पहनावा भी नहीं समझ सकते थे। उनका जो बेसिक लाइन रैंक से वो फिगर्स बनाते थे, और उसमें आप ये भी पहचानना मुश्किल हो सकता है कि कौन महिला है कौन पुरुष है। लेकिन ये समस्या मुगल के पीरियड आते आते समाप्त हो गई थी। अब मुगलों का पहनावा भारतीय पहनावे से थोड़ा अलग था, क्योंकि मुगल तो बाहर से आए थे। ठीक है ना? उनका पहनावा एक खास तरीके का था, तो उनके पहनावे कर सकते थे। और फिर यहाँ पे इनके औजार भी बदले शिकार के जैसे। ठीक है। यहीं पे हम और बेहतर ढंग से कंपेरिजन कर रहे हैं किसमें? कंपनी शैली में। कंपनी शैली जब विकसित हुई तब तक और ज्यादा बदलाव आ चुके थे, और नए नए आविष्कार हुए थे, और नए नए औजार आ गए थे। तो अब अगर हम कंपनी शैली के शिकार का दृश्य देखते हैं तो ब्रिटिशर्स का पहनावा फिर अलग तरीके का था। ठीक है। कि वो एक खास तरीके का उनका कोट होता था, उनकी अलग तरीके की डिजाइन होती थी, हैट होता था। पता लगा वो सिगार पी रहे हैं, वो पाइप वाला।
और उस समय तक वो शिकार किससे करने लगते हैं? गन से, बंदूक से। बंदूक अपने कंधे पे रखे हैं और शिकार किस पे करने जा रहे हैं? हाथी पे बैठ के। ठीक, तो इस तरीके से कुछ चीजें हैं, हम उनमें डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में अगर हम ये ब्रिटिश पीरियड भी के बाद में किस तरीके का बदलाव आया हमारी भारतीय कला में, कोई बोलना चाहेगा? सर कंपनी शैली के बाद का बदलाव के बारे में सर आप बोल रहे हैं? उसके बाद में सर कंपनी शैली सर के बाद की आधुनिक या समकालीन कला जो कहलाती है, बंगाल शैली का उदय वहां से स्टार्ट होता है। अच्छा, तो यस बंगाल सर। शैली का विकास क्यों हुआ था उसको, और बंगाल की शैली उसको नाम क्यों दिया गया? सर वो जो ईवी हैवल थे वो उनका ये था कि जो खो रही भारतीय कला थी, जो कंपनी शैली के आ जाने से भारतीय कला का कहीं ना कहीं प्रभाव लुप्त तो होता चला जा रहा था, तो उसको वापस से लाने के लिए ईवी हैवल ने अवनिंद्र नाथ को प्रोत्साहित किया और फिर अवनिंद्र नाथ के प्रयासों से बंगाल शैली जो खो रही भारतीय कला थी, अजंता शैली का प्रभाव लेकर के फिर से एक बंगाल शैली का रूप लेकर के भारतीय कला को वापस से शुरुआत करने की कोशिश की गई थी बंगाल शैली के रूप में। अच्छा, एक इसी बीच में कोई एक नाम आता है पुनर्जागरण काल का, भारतीय तो चित्रकला। इसी वजह से उसको हाँ पुनर्जागरण सर, कहते हैं ना, पुनर्जागरण काल उस समय क्योंकि को कहते हैं क्योंकि पुनर्जागरण हुआ है पुनर्जागरण था। भारतीय कला का हाँ सर। पुनर्जागरण। है ना? अगर हम बंगाल की शैली और पुनर्जागरण काल में अंतर करना चाहें तो कैसे करेंगे? हाँ सर, पुनर्जागरण का मतलब तो ये हुआ कि वो जो काल था, उस काल में जो अलग अलग जगहों पे एक तरह से कला में क्रांति चल रही थी, वो सब पुनर्जागरण के ही अंतर्गत आती है। और बंगाल शैली उसमें एक बड़ा रोल निभाती है, बड़ी भूमिका है उसकी। उसके अलावा और भी हुई थी, जैसे मुंबई में इन्होंने भी हुआ था। जैसे हाँ इन्होंने सर। अभी बताया था कि यस सर। बंगाल की शैली के विकास में ईवी हैवेल का बहुत बड़ा योगदान बताया। ऐसा था, है ना? यस सर। यस सर। लेकिन बंगाल की शैली तो ईवी हैवेल के आने के पहले से विकसित हो रही थी। सर मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है ईवी हैवल ने ही उसकी शुरुआत की थी सर। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि पुनर्जागरण काल की शुरुआत की नींव रखने में इनका कंट्रीब्यूशन था। सर भारतीय विषयों के प्रति जागरूकता फैलाना या और बंगाल शैली एक विशेष प्रकार की शैली, एक टेक्निक है जिसमें कार्य किया गया। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसी के पैरेलल और कुछ खास तरीके का आर्ट का डेवलपमेंट हुआ, कुछ खास कलाकारों का कंट्रीब्यूशन रहा? हाँ सर, मुंबई में भी हुआ था। अच्छा। JM अहिवासी और उनके साथ के और भी कलाकारों ने उस समय पे किया था। हम्म। अच्छा, बंगाल चित्र शैली का जो शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई? कोलकाता कला विद्यालय। तो शांति निकेतन से सर, जी, वास्ट टेक्निक से। सर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता। इसमें अच्छा, ये जो गवर्नमेंट आर्ट बंगाल कला विद्यालय आपने नाम दिया, तो ये कला विद्यालय कुछ और जगह भी खोले गए थे क्या ब्रिटिशर्स हाँ के सर, द्वारा? उस कला विद्यालय उसके पहले मद्रास में खुले थे, अच्छा, और कोलकाता में, और मुंबई में, लाहौर राजस्थान में। में भी खुले थे सर। उसके बाद लाहौर में खुले थे। मुंबई ये में तो थे ही। ये किन लोगों ने खुलवाए थे? सर मद्रास में जो खुला था वो डीपी राय सर चौधरी। किससे, DP राय चौधरी नहीं उसके नहीं सर। पहले भी लॉर्ड वुड किपलिंग के प्रयास से हुआ था सर मद्रास। अंग्रेजों ने खुलवाया था। हाँ सर, मद्रास में। तो इनके पीछे कुछ उद्देश्य था क्या उनका खोलने का? हाँ सर, उनका उद्देश्य ये था कि जो यूरोपीय कला थी उसको वो भारत में सिखाना चाहते थे। जो भारत के जो स्टूडेंट थे उनके ऊपर एक तरीके से
यूरोप की कला को उनको बस वही सिखाने के मकसद से ही खोला गया था। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता था कि जो यहाँ के स्टूडेंट थे उनकी ना रुचि होती थी, और दूसरी चीज ये है कि उस समय पे भारत पे यूरोपीय जो ब्रिटिशर्स का जो मतलब एक दबाव पड़ रहा था, जिसकी वजह से कला में रुचि खत्म भी हो रही थी। और ऊपर से उनकी जो टेक्निक थी वो सब यूरोपीय थे, तो इनका उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता था, कुछ का होता भी था। लेकिन उसके बाद फिर ईवी हेवल ने इस चीज को समझा, और उन्होंने कहा कि जब भारत की पुरानी जो कला है जैसे अजंता, मुगल, राजस्थानी, तो ये पहले से ही इतनी ज्यादा इसमें बहुत कुछ है, और एक तरह से उन्होंने कहा कि ये आत्मा के निकट होती है, तो हमें इसको आदर्श मानकर चलना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने फिर इसी को मतलब इसी को फिर आगे लेकर चलने को कहा। अच्छा, आज हम लोग जनरल डिस्कस कर रहे हैं। शास्त्रीय कला के बारे में कौन बोलना चाहेगा? शास्त्रीय कला किसे कहते हैं? सर शास्त्रीय कला अजंता शैली को कहते हैं सर, जो हमारा अजंता, बाघ और जो हमारे ये भित्ति चित्र कला है उसी को शास्त्रीय कला कहते हैं सर। फिर गुप्तकालीन कला। शास्त्रीय तो कला काल को क्यों कहते हैं हम ये जान? सर हमारे शास्त्रों से संबंधित होने की वजह से। नहीं, सर भारतीय चित्रकला का शायद यहाँ से शुरुआत होता है सर, इस वजह से ये ये भारतीय तो अपनी प्रजाता है काल से हो। अनुसार जो तालमान मुद्रा दे रखी है, ये उनको मैपिंग करती थी शायद, ये रीजन रहा होगा इनको शास्त्रीय कला कहने का। आपकी आवाज इको हो रही है, कोई एक लोग बोल रहे हैं। कौन बोलना चाह जो रहे इंडियन क्लासिकल इसलिए बोला गया है कि पर्टिकुलर ताल मान मुद्रा पर आधारित थी, जो पर्टिकुलर जो मान है ताल, तो उसको ये मैप करती है, और इसी वजह से इनको शास्त्रीय पर्टिकुलर मैपिंग दे रखी है कि अगर राक्षस होगा तो वो कितने ताल का है। और हिंदू में अगर मतलब हिंदू माइथोलॉजी का अगर नॉर्मल इंसान है तो वो किस मतलब अब ये लोग कह रहे हैं जो कला से संबंधित जो शास्त्र थे उस समय के, उसमें जो एक आदर्श चित्र रचना के लिए जो कुछ नियम सिद्धांत वगैरह दिए गए, तो उनके पालन के आधार पर जो चित्र बनाए गए उनको शास्त्रीय कला कहते हैं। यही तो ना? जी सर, जी सर। ठीक है ना? यस सर। अच्छा, अच्छा ये बताइए, भारतीय कला में बौद्ध कला का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। बौद्ध धर्म का भी एक योगदान। ठीक है। बौद्ध धर्म का कला में तो आपको योगदान दिख रहा है कि बहुत सारी गुफाओं का निर्माण किया, बाढ़, अजंता, बाढ़, बादामी, सिद्धरबासन, सिगरिया वगैरह। सिगरिया में तो श्रीलंका में बनी है, लेकिन यहाँ के अजंता की टेक्निक फॉलो की है। इसमें बौद्ध धर्म का क्या कला की शिक्षा में भी योगदान रहा है? नहीं सर, शिक्षा में तो ऐसा कोई इसका विशेष योगदान नहीं रहा। अच्छा, हाँ सर, रहा है सर। उसका ग्रंथ का नाम हमें याद नहीं है, लेकिन एक ठीक। ग्रंथ है जिसमें चित्रकला से संबंधित विधि और मतलब टेक्निक वगैरह सबके बारे में बात हुई है। अच्छा, कुछ हमारे प्राचीन विश्वविद्यालय थे, जैसे नालंदा, विक्रमशिला, औदनपुरी, ये नाम सुने हैं कि नहीं? यस सर। हाँ सर। तो ये तो बौद्ध काल में ही तो खोले गए थे कि नहीं? यस सर, ये पाल शैली के थ्रू, गोपाल नहीं पाल सर, उनके थ्रू ही खोले गए थे नहीं सर, तो ये खुला तो गुप्त काल में था। पहले। हाँ। हाँ, तो अच्छा, तो वहाँ पे कला शिक्षा दी जाती थी या नहीं? सर दी हाँ सर, जाती दी जाती थी, थी। क्योंकि राजाओं के आश्रम में ये कलाएं पली हैं। वही एक ही रीजन होता था, जिस तरह हम बौद्ध का प्रचार कर सके, वो थी कला हमारी, जिसके थ्रू ही हम अपना रिलीजन का प्रचार प्रसार कर सकते थे। तो उस टाइम कला का बहुत ही ज्यादा महत्व था। नहीं, अभी तो हमारा क्वेश्चन ये है कि बौद्ध धर्म का अ, जो योगदान है कि हम लोग कला से जुड़े हैं, खासतौर से अगर चित्रकला की बात कर लें, इससे तो इसमें तो हम लोगों के बहुत सारे साक्ष्य हैं हमारे पास, तो उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम कला की शिक्षा के बारे में जानना चाह रहे हैं कि जो
उस समय के प्राचीन विश्वविद्यालय थे अपने, जो विश्व स्तर पे जिसकी एक अपनी अलग छवि थी और पहचान, नालंदा, विक्रमशिला वगैरह। तो यहाँ पे बहुत सारे विषय पढ़ाए जाते थे, जैसे भारतीय दर्शन, अर्थशास्त्र वगैरह, गणित गणित वगैरह पढ़ाई जाती थी। तो उसी प्रकार से यहाँ पे कला की भी शिक्षा दी जाती है, जो हमारा कहने का मतलब शिक्षा है। इससे आप लोग सहमत हैं या नहीं? हाँ सर। जी सर। जी यस सर। सर। अच्छा, और कंपनी शैली तक हम लोग पहुंचते थे, ठीक है। उसके बाद बंगाल शैली पे पुनर्जागरण हुआ। भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण काल के बाद में फिर किस तरीके के चेंजेस आए? सर चित्रकला में जब बंगाल शैली में अवनींद्रनाथ ठाकुर के नेतृत्व में कई सारे आर्टिस्ट जो हैं उनसे सीख करके बंगाल शैली को आगे बढ़ा रहे थे, बंगाल शैली में काम कर रहे थे। लेकिन कुछ आर्टिस्ट ऐसे थे जो उस नियम में बंद करके काम नहीं करना चाहते थे। उनका ऐसा मानना था कि ये एकदम नियम नहीं हो सकता। तो कुछ आर्टिस्ट जैसे यामिनी राय और अमृता शेरगिल, ये यामिनी राय ने लोक कला को आधार बना करके काम किया। अमृता शेरगिल ने पाश्चात्य विषयों को भारतीय विषयों को पाश्चात्य ढंग से काम किया। और फिर धीरे धीरे इस तरह से ग्रुप्स वगैरह बने और फिर आधुनिक कला की शुरुआत हुई सर। मुझे लगता है कुछ कनेक्टिविटी इशू है। विल जॉइन सून। सर माइक अनम्यूट कर लीजिए। अब आवाज आई शुभम जी? आ रही है सर। अच्छा, तो बीच में यहाँ पे सिग्नल की प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, हम लोग बंगाल चित्रशैली के पास थे। बीच में किसी ने एक नाम लिया था पटचित्र का। किसने बोला था बंगाल पटचित्र? सर हम बोल रहे थे सर। तो हमको बोला था उड़ीसा के भी पटचित्र। हाँ सर, वो बंगाल शैली से जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे होता चला गया तो कुछ आर्टिस्ट हैं जो उस शैली में बंद करके काम नहीं करना चाहते थे, तो थोड़ा अलग करने का प्रयास करते हैं।
तो उस प्रयास में यामिनी राय का नाम आता है, जो बंगाल के पटचित्रों की लोक कला से प्रभावित होकर के कुछ अलग काम करते हैं। रविंद्रनाथ कुछ अलग काम करते हैं, गगनेंद्र नाथ और अमृता शेरगिल जो है वो पाश्चात्य शैली में भारतीय विषयों का काम करती हैं। और फिर इससे जब थोड़ा आगे जाते हैं तो फिर ग्रुप्स का निर्माण होता है, कुछ समूह बना करके कुछ लोग काम करते हैं, जैसे पैग और दिल्ली शिल्पी चक्र। और फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे सर डेवलपमेंट होता चलेगा। फिर आधुनिक कला में कलाकार एकदम ही अपनी व्यक्तिगत शैली में काम करना ज़्यादा पसंद करने लग गए। उसमें क्या पश्चिमी प्रभाव था? जी सर, पश्चिमी प्रभाव भी था। पश्चिमी प्रभाव का ये था कि ये उनका लक्ष्य था कि कुछ अलग करना है, कुछ क्रिएटिव करना है और कुछ व्यक्तिगत करना है। वो स्वतंत्र होकर के कलाकार काम करना चाहते थे सर। अच्छा, एक तरीके की यहाँ पे स्वतंत्र चित्र शैलियों का विकास होना शुरू, ठीक है, ये कहना चाह रहे ना। एक नाम आप लोगों ने और सुना होगा, जो आप लोगों ने बहुत सारे बताया कि राजस्थानी चित्र शैली विकसित हुई, मुगल चित्र शैली विकसित हुई, पहाड़ी चित्र शैली विकसित हुई। तो ये एक तरीके से दरबारी चित्र शैलियाँ, ठीक है। खास तौर से मुगल चित्र शैली को दरबारी चित्र शैली वैसे कहते हैं। तो अगर हम कहें कि इनको दरबारी चित्र शैलियाँ क्यों कहा जाता है, दरबारी चित्र शैली इनको क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि सर इसमें जो विषय होता था वो राज दरबार के अंदर के ही ज्यादातर चीजें होती थी। या तो राजा का खुद का चित्र होता था, या मतलब वहाँ दरबार के अंदर ही जो लोग होते थे उनसे संबंधित उनकी इसमें जन कहानियां सामान्य के ये चित्र सब होती न थी। के कम ही बने, न के बराबर। जन सामान्य के चित्र नहीं है, राज दरबार के चित्र हैं, राज विषयों के। तो अमृता शेरगिल के उसमें जन सामान्य का तो था अच्छा खासा, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि उसमें उनकी जो भी विषय वस्तु केंद्रित होती थी वो या तो राज दरबार पे होती थी, या उनको जो पसंद होते थे उनके जो संरक्षणदाताओं को उस पे के आसपास होती थी, ठीक है ना। पटचित्र की अभी हम लोग बात कर रहे थे, इनको पटचित्र नाम क्यों दिया गया? कपड़े पे बनने की वजह से। कपड़े पे। पट पट का मतलब होता है कपड़ा, और चित्र का मतलब चित्र। कपड़े में बनाए गए चित्र पटचित्र। अच्छा, ये पटचित्र बनाए क्यों जाते थे, इनका क्या उद्देश्य होता था, और इनका तीन तीन क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। सर ये इसलिए बनाया जाता है, पर्टिकुलरली एक स्टोरी नरेट करते थे। जैसे राजस्थानियों में या पटचित्र बनाते, उनसे रिलेटेड उनकी लोक गाथाएं होती थी। जैसे मृत्यु के बाद जैसे लोक कहा है जो, तो इस तरीके से वो पटचित्र बनाते थे। तो जैसे कि किसी की आंख नहीं बनाई है उस फेस पे, लेकिन मृत्यु के बाद वो अगर उनके घर गए, उनकी कहानियां सुनाते हैं, उसके बाद वहां पर एक आंख का चित्र कर देते थे कि हाँ ये देखो आपकी चीजें हो गई, मतलब जो आत्माएं हैं वो चली गई हैं, और वो सारी चीजें हैं। और कुछ उनकी माइथोलॉजिकली चीजें भी थी, जैसे रिलेटिव टू गॉड या चीजें, उनको उनकी जो स्टोरी ज्यादा कथाएं छोटी छोटी हैं, तो उनको नरेट करने के लिए भी यूज अच्छा, ये किया जो जाता उड़ीसा के पटचित्र हैं और बंगाल के पटचित्र, ये दोनों बहुत पॉपुलर आर्ट फॉर्म है दोनों जगह के। इन दोनों के चित्रण विषयों में क्या फर्क? सर उड़ीसा के भगवान जगन्नाथ जी को लेके थे, और बंगाल के वो काली माता को लेके थे, काली मंदिर थे। अच्छा, तो ये जो पटचित्र बनाने के हैं, पटचित्र का अभी आपने बताया कपड़े को बनाए गए चित्र, ठीक है। और हम लोग भी अब आजकल कपड़े पे बनाते हैं। एक्रेलिक पे बनाना या ऑयल बनाना तो हम लोग कैनवास ले आते हैं मार्केट पर। तो इसको पटचित्र क्यों नहीं कहते? ये कपड़ा कैनवास भी एक तरीके का कपड़ा है। सर उसे लपेट के रखते थे, अच्छा, जिसे एक लिपटवा बोलते हैं। तो क्या हम लोग कुंडली चित्र भी कह सकते हैं, या इसको भी कह सकते हैं क्या? सर पटचित्रों में प्राकृतिक कलर यूज होते थे। अच्छा, बिल्कुल सही आपने बताया। अच्छा, तो इसका जो जो कपड़ा है
ये तो बहुत बड़े आकार के बनाए जाते थे। जी। स्क्रॉल करने का मतलब हमें बड़े आकार के बहुत बड़ी माप के बनाए, उसको स्क्रॉल किए। तो स्क्रॉल क्यों करते थे? एक बार बना के जैसे हम लोग कैनवास स्टेज पे लगा लेते हैं वैसा लगा लेना चाहिए था। स्क्रॉल करने की सर उसको स्क्रोल इसलिए करते थे क्योंकि उसको सर वो लेके जगह जगह पर जाते थे और कहानियों के माध्यम से लोगों को धार्मिक कहानियां बताते थे, जगह जगह पे स्क्रोल करके ले जाते थे और जगह जगह पे कहानियां सुनाते थे सर। बिल्कुल सही आपने बताया। तो वो जैसे लोग नाटक जगह जगह करने जाते हैं, पहले नौटंकी पॉपुलर थी वो करने जाते थे। इसी तरीके से ये एक कला और काव्य का संगम था, जिसके माध्यम से वो मिथोलॉजिकल स्टोरीज को जगह जगह गांव देहात में जाके उनको परफॉर्म डिस्प्ले करते थे, और उसमें जो जो स्टोरी उन्होंने पेंट की है उसको परफॉर्म करते हुए वो बोलते थे, कहते थे, या जैसे कविता लोग करते हैं वैसे ही उसमें जो भी थीम ली है उस थीम पे आधारित वो परफॉर्म करके वो जनता को उसके बारे में बताते हैं। ठीक है। इसमें कौन कौन से प्राकृतिक रंग कौन कौन से यूज हुए उसमें? रामराज रामराज है, लाजवंत है, और ये गेरू, काजल, ब्लैक काजल, कलर। सब। कुछ वनस्पति रंग यूज करते थे क्या? वनस्पत कलर भी यूज किए गए हैं क्या जी इसमें? जी 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 सर, नहीं यूज किए। मैंने यूज किए गए हैं वनस्पति कलर। अच्छा, तो इनको प्राकृतिक और वनस्पत रंग क्यों कहते हैं? ये नेचुरल स्टेट में हमें मिल जाते हैं प्रकृति के थ्रू। जैसे गेरू है, गेरू मिल जाता है, रामरज मिल जाता है। वनस्पतियों से कलर जैसे फ्लावर वगैरह से है तो वो नेचुरली हम फाउंड करके कलेक्ट करके उनको बना सकते थे कलर। इसीलिए ये वनस्पति रंग भी कहलाए जाते थे, क्योंकि जैसे मोस्टली जैसे टेसू का फूल है उससे बनाते थे कलर। तो इस तरीके से इसलिए इसको वनस्पति कलर भी कह दिया जाता था। लेकिन जो अर्थ कलर है वो हमें अर्थ में रॉ मटेरियल में मिल जाए। एक नाम आप लोगों ने बुंदेली चित्रशैली भी पढ़ा होगा। बुंदेली चित्रशैली की नाम सुना है आप लोगों ने? बुंदेली चित्रशैली इसकी क्या खासियत? 5 बजे तक आप रहेंगे ना? कौन बोल रहा था? क्लियर थोड़ा बोलिए, आवाज नहीं आ रही थी। बुंदेली चित्रशैली कोई बोलना चाहेगा? आवाज मेरी आ रही कि नहीं? जी आ रही है सर। यस सर, आ रही। बुंदेली चित्रशैली किसको कहते हैं? सर वो आप बुंदेलखंड की कला के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पर मालवा शैली जो राजस्थानी की मतलब शुरुआती शैली है, बुंदेलखंड मालवा वहाँ पे चित्रण हुआ है। सर आप उसकी बात कर रहे हैं क्या? आप लोगों ने कोई नाम झांसी के पास है दतिया सुना होगा, कोरछा सुना होगा। तो जिस तरीके से यहाँ पे हम लोग अभी कर रहे थे अजंता एलोरा बाग वगैरह में यहाँ पे विकसित हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे किला हैं, महल हैं, छत्रियां हैं, उसमें बहुत सारे भित्ति चित्र बनाए गए हैं और उनका बनाने का ढंग थोड़ा सा अलग था। और उसी प्रकार से ओरछा की तरह दतिया में भी एक ठंडा महल है, वहाँ पे भी है। तो जो भित्ति चित्र बनाए गए हैं तो वो एक अलग तरीके का ट्रेडिशन यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है। तो मोटे तौर से कह सकते हैं बुंदेलखंड में जो कला विकसित है उसको बुंदेली कला कहते हैं। इसके दो ये प्रोमिनेंट आर्ट सेंटर्स हैं। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि आप लोग अभी दूसरे टॉपिक पे भी क्लास आपके हो गए होंगे, कुछ आप लोगों ने असाइनमेंट किए हैं?
यस सर। आज तो हम लोगों ने एक रफली डिस्कस किया भारतीय चित्रकला के बारे में, लेकिन ये जो हम लोगों ने डिस्कस किया ये कंप्लीट नहीं है। ये बहुत सारा भी गैप है कि बहुत सारी जो पार्ट्स हैं, जो डेवलपमेंट, वो प्रॉपर अभी तक हमारे पास साक्ष्य नहीं है कि उनको एक प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पिरोया जा सके। ठीक है, तो हम लोगों ने शुरुआत की प्रागैतिहासिक काल से। ठीक है, एक बार प्रागैतिहासिक काल पे और हम लोग चर्चा करते हो, और इसी पे कल हमारा पीरियड है। कल एक हमको असाइनमेंट चाहिए, या कल दे देना या कल के बाद नेक्स्ट टर्म तक हम उनको मैं भी पढ़ लूँगा सबके इंडिविजुअल, और उस पर जो मुझे कमेंट देना चाहिए होगा, या जो कुछ जो उसमें आपको इम्प्रूव करना चाहिए, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हम लोग फिर से वहीं पे आ गए प्रागैतिहासिक काल पे। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में कौन बोलना चाहेगा? प्रागैतिहासिक काल का अच्छा कितने कालखंडों में बांटा गया है प्रागैतिहासिक काल को? 3 खंडों में से। कौन कौन से हैं? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और उत्तर पाषाण। और इनमें से अगर हम चित्रों की बात करें, जिनको प्रागैतिहासिक कालीन चित्र कहते हैं या शिला चित्र कहते हैं, तो वो कब से बनने शुरू हुए थे? इन जो नव पाषाण काल में सर, नव पाषाण काल। ये तो आप लोग जब असाइनमेंट बनाइएगा तो कुछ चीजों पे हाईलाइट करिएगा उसमें कि इनके एक तो इनके सब्जेक्ट मैटर कैसे थे, क्या थे इनके बनाने का ढंग था, क्या था, मतलब टैक्टिक क्या था, कंपोजिशन स्टाइल क्या था। तीसरा पॉइंट और इस पे ले लीजिएगा कि इनके इन्होंने मटेरियल क्या यूज किया चित्रों को बनाने। ठीक है, चौथा यूज कर लेना कि इनके जो भारत में बहुत सारी जगह पे मिले हैं। ठीक है ना? और तो यस उनके सर। मुख्य सेंटर कौन से हैं, और अभी तक जो इस चित्रों का एक बहुत लार्ज स्केल पे जहाँ पे अभी कलेक्शन बचा है, या अभी वो चित्र अभी अस्तित्व में, वो कौन सा सेंटर है, और उनकी क्या खासियत है, कितनी गुफाएं वहाँ पे थी। हिंट हम कर दे रहे हैं, एक नाम आप लोगों ने सुना होगा, भीमबेटका की गुफाएं, सुना है ना? तो ये गुफाएं कहाँ पे हैं? सर मध्य प्रदेश में भोपाल, मध्य भोपाल प्रदेश, भोपाल। भोपाल, भोपाल में है। तो यहाँ यहाँ पे जो लगभग कितनी गुफाएं थी, या जहाँ पे ये मिले? सर 600 गुफाएं हैं सर। 600 गुफाएं। 600 गुफाएं हैं थोड़ा तेज बोलिए, आवाज नहीं आ रही। सर। करीब 600 600 में गुफाएं हैं, जिनमें से 275 ही के ही साक्ष्य मिले 275 हैं। में चित्र हैं। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी 275 चित्र बचे हुए हैं। और इनके बारे में क्या जानकारी है आपको? किसने खोजी इसकी थी? खोज वीएस वाकड़कर ने किया था, जो उज्जैन विश्वविद्यालय के डीन थे। अच्छा, और इन गुफाओं की क्या खासियत? सर इन गुफाओं को सांप्रदायिक सभा के नाम से जाना जाता है, और इसमें जो चित्र मिले उसको भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स के नाम से जानते हैं। और इसमें भीमबेटका में सर बहुत सर इसमें सारे 2 स्तर के चित्र बने हैं, एक में जिसमें शिकार से संबंधित चित्र है और दूसरे में मानव को पशुओं के साथ मित्रवत दिखाया गया है। मनुष्य का प्रकृति से संबंध, यही यस कहना सर। चाहिए। बस वो प्रकृति से
वैदिक काल में किस तरीके का आर्ट फॉर्म डेवलप हुआ? हालांकि उस समय के हम लोगों के पास बहुत सारे साक्ष्य नहीं है, और हैं भी तो और इतने नगण्य कि हम लोग उसके बारे में बहुत सारी जानकारियां एकत्रित भी नहीं कर सकते। मेनली ज्योमेट्रिक फॉर्म को ही लेकर किया गया है वर्क, जो भी है, जैसे ज्योमेट्रिक फॉर्म में ही शेप्स, ह्यूमन बॉडी वगैरह बनाना और ये सब का, क्योंकि पर्टिकुलरली उनको उस टाइम फॉर्म की इतनी नॉलेज नहीं थी, तो जो भी उनको लगा वो ट्राइंगल और उस शेप में ही बनाया, एक पर्टिकुलर शेप, मतलब एक शेप को ड्राइव करके बनाया कि अच्छा, चमड़े पे सबसे पहले चित्र बनना कब शुरू हुआ? ये सर ये ऋग्वेद में है ऋग्वेद में इसके सर। बारे में, पाल अग्नि देवता का। से अगर पीरियड वाइज हम जानना चाहें तो कब शुरू हुआ था? आई थिंक पाल शैली के करीब से स्टार्ट हुआ है, जब से चित्रण नीचे उस पर स्टार्ट हुआ है। पोथी ताड़पत्र के बाद ही उसी टाइम पीरियड में ही हुआ है, पाल राजाओं के टाइम से, क्योंकि इससे पहले तो म्यूरल बड़े बड़े भित्ति चित्र ही बने थे। जब नहीं, मैं पूछिए कि सबसे पहला साक्ष्य हाँ सर, पूर्व वैदिक काल में चमड़े ऋग्वेद में वैदिक देखने काल में। में। हाँ, बनाए period जब से बनने के कुछ एग्जाम्पल है, मालूम जानकारी है? सर अग्नि देवता का हुआ था चित्र शायद, और वो यज्ञ में हवन के समय मतलब उनको सामने चमड़े पर उनका चित्र बनाकर और उसको रखा गया था और यज्ञ कर किया जा रहा था। और कल का जो असाइनमेंट है उसके उसके बारे में कुछ और, कितने पेज का लिखेंगे आप लोग? कम से कम 2 पेज का या 3 पेज का, कितना लिखना चाहिए? सर आप बताइए। 3 पेज। 2 से 3 पेज के बीच में कर लीजिएगा, ठीक है? ओके सर, ओके सर। और कुछ किसी को पूछना हो आज से संबंधित कुछ सर किसी वो के? असाइनमेंट सर जो बनाएंगे हम लोग, वो डेवलपमेंट है प्री हिस्टोरिक से लेकर के मॉडर्न पीरियड तक का सर, या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर सर? पर्टिकुलर एक ही टॉपिक हम, जैसे प्रगति से काल पर, तो हम लोगों के काल पे ही सब लोगों को लिखना है। ठीक है सर, ठीक है। तो दूसरे भी और असाइनमेंट अभी आप लोगों ने बनाए होंगे ना? नहीं सर, अभी तो और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो? ये आज हम लोगों ने एक भारतीय चित्रकला का इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है, और कल हम लोग शुरुआत से कोई एक टॉपिक ले लेते हैं। बौद्ध कला पे कल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके। बौद्ध कला का डेवलपमेंट कैसे हुआ, उनका किस किस तरीके का आर्ट फॉर्म है, कला में किस तरीके के बदलाव आए, ठीक है? शुभम जी, शुभम जी, जी सर, अटेंडेंस आप लेंगी ना? मैं ले चुकी हूँ सर। अच्छा अच्छा, तो क्लास ओवर करेंगे? कर दीजिए सर, आपका हो गया तो आप कर हाँ दीजिए, ठीक। जब तक होगी। सर 1 मिनट, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करूंगी, उसके बाद मीटिंग एंड करूंगी। जी जी। जी।